Thank you very much, and good evening to all of you. We have reached almost, towards the end, and the sessions are picking up our interest in GI. And now we have a case study in hand, the Kashi model. The Kashi country is cultural capital, spiritual capital, country's prime minister's constituency, and it has also created a GI capital of its sorts. And we have with us Professor Rajnikant, the GI man of India, the man who has pushed GI story not only in India but also in Kashi. Rajnikant ji, I'll start from you. What is the Kashi model? And tell us that story from where you have started and where we have reached now. And tell us that triple C, formula of yours as well. काशी, बनारस, वाराणसी और एक और प्राचीन नाम है आनंद कानन। भगवान शिव का वो शहर जिसको उन्होंने खुद ही बसाया है। और एक श्लोक है वेदों में, काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान है वही काशी है। अब भगवान शिव का शहर है, शायद वटनगर से चल करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से सांसद हुए। ये उनका प्रारब्ध है कि वहां से सांसद हुए, उसके बाद में भारत की बागडोर संभाला उन्होंने। दुनिया का प्राचीनतम शहर, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड, वो कहा गया। दूसरा काशी के बारे में कहा गया बियॉन्ड द हिस्ट्री। बियॉन्ड द हिस्ट्री 5000 साल का तो लिखित इतिहास है, लेकिन शिव का शहर है इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं है। सारी विरासत वहां धीरे धीरे करके इकट्ठा हुई है। काशी को कहा जाता है कि मूल रूप से वहां का कोई अपना है नहीं, सभी लोग आकर के बसे हैं। यात्रा जीआई की 2006 में अंगटाट के साथ में शुरू हुई। बनारस ब्रोकेड साड़ी को पहला जीआई कराने का गौरव मिला हमें। 2007 में फाइल किया, 2009 में ग्रांट हुआ, जो भारत में नहीं बल्कि दुनिया के प्रेस्टिजियस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में शामिल है। बनारस ब्रोकेट एंड साड़ी, जब हम ब्रोकेट बोलते हैं तो उसमें ग्यासर, ग्यांटा, थंका, पेमा चंदी, बादल चंदी, दोरजे, ये सारी चीजें शामिल हैं। दूसरा कोई देश होता तो उसमें ये सारे अलग अलग जीआई कराता, साड़ियों के भी अलग अलग जीआई होते, लेकिन सैकड़ों तरह की साड़ियां, हजारों तरह के मोटिव और उतने ही ढेर सारे प्रोडक्ट एक जीआई में समाहित हैं। बनारस ब्रोकेट एंड साड़ी उसी में समाहित है। अब वो यात्रा शुरू हुई और 6, 7, 8 जीआई तक पहुंची थी। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने खोज करके हमारे जैसे एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता को, जिसने 32-33 साल का जीवन समाज सेवा में बिताया है, उन्होंने पद्मश्री का सम्मान दिया, एक जिम्मेदारी भी दे दिया। साफ साफ शब्द था उनका कि बनारस के बाहर निकल के दूसरे राज्यों के लिए कुछ करिए। और हमें कहने में गौरव है कि जो काशी का मॉडल था उसको हमने देवभूमि उत्तराखंड में सबसे पहले, और सुबेरे के सत्र में आपने जो सुना कि देवभूमि से 27 जीआई हैं, उसमें 25 हमने फैसिलिटेट किया था जो देवभूमि से मिले थे, जिसमें बेरीनाग चाय की बात भी होती है। सारे लोग दार्जिलिंग चाय की बात करते हैं, आसाम चाय की बात करते हैं, नीलगिरी। बेरीनाग टी, जिसको ब्रिटिशर्स लिखते हैं अपने गजेटियर में, द पीपुल इन द लंदन इज वेटिंग फॉर द बेरीनाग टी। और हमें कहने में गर्व है कि डीपीआईटी के सपोर्ट से वो बेरीनाग टी बर्मिंघम पैलेस में पहुंची, एकदम यंग फार्मर के साथ में वहां पे डिस्प्ले के लिए, और बाद में उसको कंसाइन मिला। ये काशी मॉडल है। दूसरा काशी मॉडल है जिसकी हमने सितार, शहनाई, तबला, इस 3 का हमने यहां पर समागम देखा। अब हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिसने पंडित रविशंकर को भी सामने बैठ करके सुना और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी सामने बैठ के सुना है। ये दोनों भारत रत्न रहे हैं। हम अपने को अधूरा मानते अगर हम शहनाई को और तबले को जीआई काशी से नहीं फाइल कराते, या मीरज से, महाराष्ट्र के पास सांगली के पास छोटी सी जगह है मीरज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, सितार और तानपुरा वहां से जीआई ग्रांट हुआ। ये काशी मॉडल है।
तीसरा, बनारस का पान जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, बनारस की ठंडाई, लाल पेड़ा, तिरंगी बर्फी जिसका इतिहास ब्रिटिश पीरियड में आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारियों की खुफिया बैठक को करने के लिए उस बर्फी को इजाद किया गया था। यह काशी मॉडल है और इसके साथ में तमाम चीजें फिर शुरू हो गई। लगभग 22,500 करोड़ का कारोबार आज की तारीख में बनारस के 30 जीआई के साथ में शामिल है। 30 नहीं बल्कि है 32 वहां पे टोटल 32 जीआई है। गुलाबी मीनाकारी, मेटल डिपोजी क्राफ्ट। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आज की तारीख में हम कहते हैं वो भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं जीआई के। दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, उनको भेंट करते हैं, उनको देते हैं और ट्वीट करके बताते हैं कि हमने यहां का ही प्रोडक्ट दिया। ये काशी मॉडल है। उसके बाद जीआई होते ही जीआई के थराई यूजर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, उनको मेला प्रदर्शनियों में भेजना। अब जो आर्टिजन 32 साल की अवस्था में डीपीआईटी के सपोर्ट से अगर स्विट्जरलैंड पार्टिसिपेट करता है, जिनेवा जाता है, 2 आर्टिजन 7 लोग कुल गए थे, 2 ने आने के बाद नेशनल अवार्ड के लिए फाइल किया। अब 35 साल की एज में 2 आर्टिजन्स को नेशनल अवार्ड मिला। यह काशी का जीआई मॉडल है। अब सोचिए उन आर्टिजन के पास में कितना समय होगा जिंदगी में काम करने के लिए। निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी, 12 से 15 करोड़ का कारोबार उस छोटे से कस्बे के अंदर से अकेले सिर्फ ब्लैक निजामाबाद की पॉटरी का हो रहा है। यह काशी का मॉडल है। तो आज की तारीख में जो यात्रा वहां से शुरू हुई थी, भारत में 315 जीआई फाइल करने का हमें गौरव प्राप्त है, जिसमें 155 ऑलरेडी ग्रांट हो चुके हैं, जिसमें लेटेस्ट अभी अंडमान एंड निकोबार का वर्जिन कोकोनट ऑयल भी शामिल है, जिसे संडे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल का उन्होंने जिक्र किया। और हम इसमें आभारी हैं नाबार्ड के कि जिन्होंने इस पूरी यात्रा में जो है वो साथ दिया और आज भी लगातार साथ दे रहे हैं। और भी एजेंसियां आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, एमएसएमई है, डीपीआईटी का बहुत बड़ा सहयोग है मार्केटिंग में। तो ये जो मॉडल काशी का है वो यही है कि एक ऐसी जगह जहां संगीत भी है, नृत्य के वस्त्र भी हैं, गहने भी हैं, खाने की चीजें भी हैं और बनारस की ठंडाई भी है। तो हम उसको कहते हैं काशी का मॉडल। और हमें लग रहा है कि अब वो काशी का मॉडल बहुत ढेर सारी जगहों पे रेप्लिकेट हो रहा है। So, Rajnikant ji, if I can distill it, this triple C, culture, craft, and cuisine. So, may I now bring Rajendra ji? He's a marketing expert. Rajendra ji, when you hear such stories, that a city which is a cultural hub, Prime Minister comes from that constituency, India is rewriting a GI story. Do you think that is this model replicable elsewhere? Because their MPs may not be as powerful, as influential as our Prime Minister is. Do you think this is replicable? How other cities can take cues from this? Thank you for that wonderful question, and it's privileged to be part of this illustrious panel where we have GI man himself starting the discussion. It's quite scalable. I'm a marketing professor, and GI is carrying uniqueness, differentiation when it comes to the products. Somebody has said that differentiate or die. But, as if we examine, because we are also into international trade, exports, international business. Mostly if we examine the basket of or composition of the goods that we export, they are commodities. If these products wouldn't have been carrying GI tag, they would have been commodities. With GI tag, the unit value realization goes up like anything. It becomes respected in the minds of the prospects and they are willing to pay a premium. But that's not something where we can stop. Why? Because we have been hearing since morning, listening to this, that every GI tag has a history. So if it has a history, which is embedded into the culture, then the history needs to be told to people. History also has a story. So for brand building, through stories, we can actually strike an emotional chord with people. And when we touch that emotional part, like Tirangi Barfi
as Professor Rajnikant was talking about, the freedom fighters, quit India movement, it has a legacy since then. So then, it will evoke some kind of imagery and it will, make people pretty emotional, sentimental about the value of the product. And that is the kind of emotional connect that I'm talking about. Not only within the country, but abroad too. To start with, this can be done with Indian diaspora. There are a lot of Indians who are living abroad. East Africa is full of Indians only. Canada is full of Indians. US also is full of Indians. And then later on, of course, as Darjeeling tea has been our first GI tag, and this tea is also being consumed by foreign nationals. So that way, maybe these legacy products which have a history in India and we are emotionally connected to them, they can be marketed to the entire world outside. 8.2 billion people. But since you asked about scalability, Anilesh ji, the point is that these days everybody is on the, is buying online. There is a search in the search. So the presence of these products on online channels, digital channels, communicating the value of these products. Having interesting GI tag alone is not adequate. It would be like winking at somebody in the dark. Only you know what you're doing. The other party doesn't. So therefore communication is the key. Further brand building is the key. Storytelling is the key. That too with the help of consumer engagement. We need to ask them, we need to involve them, we need to invite them. What could you do with this rice? How can you consume this mango? This produce? What are the various recipes? So as multinational brands, large transnational brands, they do that. Same way, maybe recipes can, because most of the products are agricultural and food products in GI, and they are also, attire and other products. So I think, we can involve, like in case of food products, we can ask for recipes from those people who are the potential target consumers. There are 200 plus countries in the world, as many countries as the number of bones in my body. How would a small entrepreneur who has a GI tag would know which is the right country market for them? Do they have access to the databases? Can we develop some case studies and stories about such GI brands and also create a definite value proposition of these brands? What are the features of each of these products? Can we convert those features into advantages and finally benefits? People aren't buying products. They are only willing to solve or pay for solving their problems. People need benefits, and I am sure, 100% sure, and everyone will agree that each GI tag carries certain specific benefits. If we are able to relate those product features with benefits and can indicate and tell those consumers that this is how certain specific problems of the world can be solved using Indian GI tags, market is phenomenal. Scalability isn't a problem at all. Initially this is what I feel. But this requires Herculean task, not just registry of the GI tags, not just coordinating production. Yes, that also there are IPR, legal protection issues and counterfeits, and those are problems, yes, we'll have to deal with. But I wonder how other countries must be dealing. If China has more than 12,000 GI as the last panelist was talking about, and if many EU, those are smaller countries. In fact, Germany used to be having the largest GIs earlier. Okay, but now China has taken them. There's a Kashi model in this also, as Professor Saab was telling us, Rajnikant ji, that in most of those countries, GI is taken for every product and every differential, and in India, it is taken for a group of products, if I'm not wrong. So Gopalji, if I can come to you, you are working very closely on the cultural economy side. When you see, a Kashi model, especially in the GI side, what sort of potential do you see, this type of models can create, and the cultural economy can create? Help us in understanding that. Thank you, Anilesh. And I am happy to be part of this panelist and this discussion. And the ministry itself, which is doing it, shows that how serious they are on the whole issue of development of GI. We have been talking about GI potential. मैं एक दो बातें इसमें ये कहना चाहता हूँ
कि पोटेंशियल डजंट मीन दैट यू हैव रियलाइज द ट्रू गोल। इसने पोटेंशियल जीआई ने प्रोडक्ट के और उसके बढ़ा दिया नीलेश जी, लेकिन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि उनका इकोनॉमिक एंड सोशल लिंकेजेस कैसे स्टैब्लिश हो। और मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स को देखता हूं तो मैंने कल्चरल इकोनॉमी जो आपने बात की है उस पर जो हमने काम किया उसमें एक चीज देखिए कि बहुत सारे हमारे देश में सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे वाराणसी ने एक अपने आप में आइडेंटिफाई करा है, और आपने कम्युनिकेशन की बात की, आपने जीआई टैगिंग की बात की, जीआई इंडिकेटर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने की बात की है, बट उसके साथ है कि उसकी इकोनॉमिक एंड सोशल लिंकेजेस कैसे हों, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा काम करना है। अगर उनका इकोनॉमिक वायबिलिटी और उसको एज ए कैरियर डेवलप नहीं किया तो उसको प्रिजर्व करना, और या क्योंकि वी आर अ लिविंग सिविलाइजेशन, भारत जो है वो ग्रीक या रोमन सिविलाइजेशन की तरह नहीं है कि म्यूजियम में उसको प्रिजर्व करना है, उसको समाज के साथ इंटीग्रेट करके जीवंत रखना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से यह जो हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसकी जीवंतता इसमें है। और फिर दूसरी बात अनिलेश जी ये हुआ कि एक समय में भारतीय धरोहर बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत सारे हमारे पास सब फील्ड में बहुत अचीवमेंट्स थे, लेकिन एक डार्क एज भी आई 700 800 1000 साल की, जिसमें वो नॉलेज का कनेक्ट प्रेजेंट से वो छूट गया। बहुत बड़ा हमारा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को, उस नॉलेज बैंक को हम बीच में, जैसे आज भी हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं तो हमें ग्रीक रोमन और ये सब चीजों के बारे में बताते हैं, बट हिंदुस्तान के सिविलाइजेशनल कंटेंट को उतना ज्यादा हम स्टडी में नहीं ले पाते। तो इसलिए वो जो बीच का कनेक्ट, नॉलेज ट्रांसमिशन का जो कनेक्ट था वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जैसे इनके हेरिडिटरी लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं कि नहीं, उनको कैरियर की तरह उनकी इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट के साथ उनके इकोनॉमिक कनेक्ट बन रहे हैं कि नहीं, इस पे हम काफी काम कर रहे हैं। तो उसमें मुझे 2-3 चीजें बात लगती है जिसपे कि मैं चाहता हूं कि इस मंच से उस बात पे भी काम हो, जिससे कि ये अल्टीमेटली सक्सेसफुल मॉडल बनेगा कि इनके परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किए करके उनका इकोनॉमिक मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा कि इनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है, और फिर उसके उन पोटेंशियल्स को कनेक्ट करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक लिंकेजेस स्टैब्लिश करनी है। जैसे हमारे साथ नाबार्ड है या जो और गवर्नमेंट डीपीआई डिपार्टमेंट कर रहे हैं कि उनकी पोटेंशियल के अलावा उनकी इकोनॉमिक जरूरतों को कैसे पूरा करना है। फिर टोटल इकोसिस्टम भी क्रिएट करना पड़ेगा। चाइना ने अगर 12,000 जीआई क्रिएट किया तो उसके इकोसिस्टम को भी हमने क्रिएट किया है। तो जीआई स्टैब्लिश करना एक पार्ट है, बट इकोनॉमिक, कल्चरल इकोनॉमिक गवर्नेंस इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा सरकार के लेवल पे, और इसकी मोनेटाइजेशन और वैल्यूएशन भी स्टैब्लिश करनी है कि अल्टीमेटली अगर हमने कोई ये जैकेट बनाई या कोई वो चीज है उसका वैल्यूएशन एंड मोनेटाइजेशन का मॉडल क्या हो, कल्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल डेवलप करना पड़ेगा जो इस पूरे इकोसिस्टम को इंप्रूव करे। तो सर जीआई अपने आप में आइडेंटिफाई करके हम पोटेंशियल तो उसकी और एनहेंस कर पा रहे हैं, बट उसका इकोनॉमिक कनेक्ट स्टैब्लिश करना, तब ये जो आप काशी मॉडल की बात कर रहे हैं, इस काशी मॉडल का ट्रू जो आउटकम हो सकता है वो है कि उनको इकोनॉमिक और सोशल लिंकेजेस उनकी स्टैब्लिश हो। मैं बस इस बात से अपनी बात को खत्म करूंगा कि रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही थी, उनसे जब स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि ज्ञान की परिभाषा वो पूछ रहे थे नॉलेज के बारे में, तो उन्होंने कहा देखो नॉलेज के 3 लेवल होते हैं। एक है कि दूध, किसी को पता है दूध सफेद होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है, एक नॉलेज का ये लेवल है। दूसरा नॉलेज का लेवल है कि दूध में ये गुण है, उसको पीने से ये शक्ति आती है, उससे बुद्धि बढ़ती है, ये ताकत आती है। और तीसरा लेवल है जिसने दूध पी के उसका लाभ उठाया है, वो अल्टीमेट नॉलेज को हमने गेन करना है। तो ये जो 3rd लेवल के लिए जो सरकार को बहुत काम करना है, इस पूरे इकोसिस्टम को क्रिएट करना है, चाहे पेटेंट के माध्यम से करें, चाहे उनको फाइनेंसिंग के हिसाब से। सबसे बड़ी बात है कि अच्छे कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको कि
जो उस नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं उनके लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी और इकोनॉमिक कनेक्ट नहीं हो। तो एक एग्जांपल जैसे मुझे ध्यान में आता था, जैसे आपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में कही कि हम म्यूजिक विलेजेस बना दें, हार्ट्स जैसे होते हैं जिसमें ऑल द इंस्ट्रूमेंट, एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पार्क बन गए जिसमें म्यूजिक विलेज है, सारे इंस्ट्रूमेंट से बजा रहे हैं, फॉरेनर टूरिज्म के साथ कनेक्ट करते हुए उन प्रोडक्ट को लेके रहे। तो इस तरह से इकोनॉमिक लिंकेजेस इन सब के बनाने पड़ेंगे, तब हमारा ये पूरा सक्सेसफुल होगा। Partho ji, आपके लिए Gopal ji has dished out many things, because ecosystem, if it has to come, NABARD as a DFI has a role to play. You're already playing a role, by helping many of the GI communities to get GI certification. But when you look at the Kashi and Kashi model, I'm told that out of 30 are being helped by NABARD. Is it because this is Prime Minister's constituency, or is it because NABARD is taking the GI story forward? So, and secondly, tell us about how NABARD is helping in building ecosystem and other things for many of these GI communities. Thank you, Anilesh ji. GI for us is nothing but a marketing tool. As a development financial institution, we grow when the financial condition or the economy of the country grows. The people lead a better life, they spend more, the economy grows, and one of our primary functions is refinancing. So the banks do more lending, they need more refinance, so our business grows. And as our business grows, our surplus grows, and we are one unique institution where the surplus, we do not have a CSR responsibility as such, but our surplus is pumped back into the system through our grant assistance schemes to develop the ecosystem that Agarwal ji was talking about, or Mr. Rajendra Prasad ji was talking about. So GI is just a small part of what we are doing for creating livelihoods, for enhancing livelihoods. If we talk about, there are a lot of things that we do in the farm sector, in the off-farm sector, the microfinance, the financial literacy. We'll restrict the discussion to the GI today. So if I may tell you, first of all, it has nothing to do with the Prime Ministerial constituency. Kashi, as you said, there is nothing, no intention can be attributed to this. Kashi cultural capital है, उसका एक इतिहास है, उसके हर नुक्कड़ पे गली गली में एक इतिहास है, और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो GI के लायक थे, unique पाए गए, so it was supported. And basically I do not agree with the Kashi model also. It is like Unreal. Unreal I say because it is unique. I don't, you had asked earlier that whether it is replicable. If the Kashi model becomes replicable, then it won't be unique anymore. I don't see any other city or center in the country having 32 GIs. And I say it is not only not replicable, it is probably not desirable also. Because our model of development, we would like to see something like the ODOP. One district, one product. So that every district has something to showcase, every region has something to showcase. The development in that region will center around that product. The logistics grow, the economies grow as the people earn more, their spending power grows, the tertiary sector grows, the services sector grows, the logistics, the transport, the infrastructure, everything grows. So from a NABARD point of view, we would like to support that kind of an economy. So Kashi Hub is something that is unique, and I would say it is a gift to the people of Kashi.
to the nation, to NABARD by Dr. Rajnikant. It is primarily because of him that so many GI products could be unearthed, identified and promoted and finally registered. But the kind of support that we give, I would like to spell out a few for the benefit of the audience here. We have an end-to-end system. We not only support the registration of a product, which includes the awareness creation, the documentation, the research, the filing of the application, and the registration, but beyond GI. Beyond GI registration, or what we call the post-GI activities, you would be surprised. There are n number of schemes and products, but hardly any agency in the country who has done very serious work on this. Often we mistake that post-GI is about registration of authorized users. That is just the first step. We have been hearing about enforcement and infringement of GI laws and all. Somebody has a right to file an infringement case only when he or she has the right, and the right comes with the registration as an authorized user. But how many authorized users are there? Of all the products, only maybe there would be 50 products which have a sizable number of authorized users, and there are hundreds which do not have a single authorized user. So where is the question of infringement and enforcement? And our support doesn't stop at only that registration of authorized users. There are many of the products are actually dying arts. Somebody mentioned in the morning, like there are very handful of artisans actually. So they are dying arts. So we have a responsibility towards preserving those arts. So we do a lot of skill development, capacity building. We hunt out those aged master craftsmen and some interested youth so that the craft is kept alive. So in general, of course, even otherwise, for adding to the numbers, we do capacity building. We have a host of marketing initiatives, sponsoring these artisans to fairs and exhibitions and melas, so that they know about the consumer taste, preferences. We help them to set up marketing outlets. We help them to prepare brochures, catalogs. We help them to onboard e-commerce portals. We have supported exclusive GI pavilions. We are looking for exclusive GI emporia in big cities, where all the GI products of the region or even other parts of the country can be showcased. So it is all there. But finally, my association with GI is hardly just 4 years, and I have traversed the whole journey from a kind of blind fanaticism. मुझे लगता था GI ही सब चीज का सॉल्यूशन है, और वहां से फिर एक अलग तरह का एंथुजियास्टिक वो फर्वर भी था. फिर एक स्केप्टिसिज्म भी आया जब देखा कि अरे कुछ होता ही नहीं है, GI रजिस्ट्रेशन हो गया पर कोई उसमें जुड़ने को तैयार नहीं है, ऑथराइज यूजर्स नहीं है, उनको मेले में भेजते उनके पास सफिशिएंट इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक नहीं है. और इन सब चीजों को देखने के बाद आई हैव रीच्ड अ कंक्लूजन. नाउ आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ and hearing all the discussion since the morning. GI is not only a product with a difference. There is a differentiated product, but we also need to have a differentiated approach towards GI. ये जो cultural and economic जो है, there has to be a divide. Some products are to be supported for GI because of the cultural heritage. We don't want to lose them. But when we talk about trade, especially international trade or domestic trade or the economic prosperity, we have to cull out or select certain products which is going to bring that about.
So that can be cuisines or beverages, or it can be handloom textiles. The whole range can be covered, but only something which has an established demand in the market. Unfortunately, I mean, we use GI. Artoji, we can take Rajnikant's, a point of view, because you have made a lot of Okay, thank you. Thank you. anti-GI or antithesis to many of the things. No, antithesis to many things. So Rajnikantji, he's putting across a very important point that sometimes we go and push GI for certain products which may or may not have market. But when you select product to push for, provide your passion to back it up, how do you see many of these scenarios? देखिए, जीआई ये भारत की आत्मा है। जीआई भारत की वो सोने की चिड़िया है जिसको लूटने का प्रयास 2300 साल पहले से अलेक्जेंडर के समय शुरू हुआ, जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारी इतिहास की किताबों में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया, अकबर द ग्रेट कहा गया। अनफॉर्चुनेटली वो ग्रेट तो वो नहीं थे। ग्रेट वो आर्टिजन है, वो वीवर है, वो फार्मर है, वो प्रोड्यूसर है, जो हजारों साल से उस लेगेसी को आज भी बचा के आया है, और फिर से लूटने का काम हो रहा है बाहर की इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा भारत के उन उत्पादों को, ये उसको प्रोटेक्ट करने का। भारत के की जो विरासत है, जो समृद्ध विरासत है, हम उसको अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हम दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या है। और वो राष्ट्र सबसे ज्यादा गरीब होता है जिसके पास उसकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो भारत के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आने वाले समय में मैं आपको एक दो सेंटेंस और बोल करके बात को खत्म करूंगा। 2003 में कानून बना, हम आभारी हैं वाजपेयी साहब के, जिनके रिजीम में कानून बना और लागू हुआ, और प्रधानमंत्री जी के वर्तमान आभारी हैं जो इस जीआई को एक मोमेंटम दिए। लेकिन आप सोचिए कि कितनी स्लो स्पीड थी। 3 साल पहले तक जीआई की संख्या 300 थी, 3 साल के अंदर ये संख्या 650 पहुंची है। हम आभारी हैं जीआई रजिस्ट्री के, डीपीआईटी के और नाबार्ड और ढेर सारी ऐसी संस्थाओं के जिनके सम्मिलित प्रयास से हम विरासत को बचाने और बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बचेगा तभी बढ़ेगा। प्रोटेक्शन, देन प्रमोशन, देन कमर्शलाइजेशन की बात करेंगे। तो ये पैशन नहीं है, ये आत्मा है, और इस आत्मा को हम अगर बचाएंगे, और इसी आत्मा को बचाने का नाम काशी मॉडल है, जो काशी से शुरू हुआ, अरुणाचल तक पहुंच गया 18 जीआई एट ए टाइम, 18 जीआई एट ए टाइम इन अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट वाटर विलेज को, जिसको तवांग, जिसको चाइना बोलता है कि हमारा है, वहां से 4 जीआई ग्रांट हुए उस तवांग से, और यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में चला गया। वो कैसे बोल सकता है वो भारत का है? या अंडमान और निकोबार, ये नहीं हो सकता। लद्दाख। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। और हम एक बार आपसे आग्रह कर रहे हैं, एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि कश्मीर पश्मीना। हम आपको फिर बता दें कि हमारे शरीर पे ये शर्ट जो है, बसौली कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बसौली, उसका ये पश्मीना का शर्ट है, और वो जीआई ग्रांट हो चुका है, जीआईएसटी ने ग्रांट किया है। दूसरा, लद्दाख के पश्मीना उल को तो जीआई मिला ही था, उसकी पश्मीना शाल को, फैब्रिक को फाइल किया जा चुका है। तो आने वाले समय में भारत में जब जीआई की बात होगी तो 3 जगह के पश्मीना की बात होगी, सिर्फ एक जगह की बात नहीं होगी। यही विरासत है, यही विकास है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। आप चारों का मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपस में हमारा कोई विरोध है क्या? नहीं, अगर विरोध होता तो नाबार्ड भारत में 280 जीआई कराने के लिए अभी तक सपोर्ट कर चुका है, हाईएस्ट इन द कंट्री इन बाय एनी डिपार्टमेंट। Sir, this is the highest. this is also Kashi model. That debate doesn't end. मैं तो So, but I'll अभिनय take जी, this opportunity, 30 Gopal ji, we are running out of time. अच्छा, And Minister is thank you. बस मैं ये Speakers, we need कह रहा to- था कि इकोसिस्टम पूरा क्रिएट कर रहे हैं मोदी जी। टेक्नोलॉजी को चाहे ओएनडीसी को ले लें या अलग डिफरेंट मार्केटिंग, पूरा इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसीलिए सक्सेस। Chali, thank you very much. Thank you very much, gentlemen, for this wonderful conversation. And may this Kashi model grow bigger, and we all take inspiration from it. Sonal, Thank sorry. you, all the panelists.